प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का जो 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है, उसके कुछ MIQA यानी माइका यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। देखिए, पिछले क्वेश्चन आंसर भी हमने वीडियो में बनाए हुए हैं। यदि आपने उन्हें न देखा हो तो जाकर क्वेश्चन आंसर ज़रूर देखिए। और इसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री, फिजिक्स के भी हैं, कई वीडियो हो चुके हैं। यदि आपने उन्हें भी न देखा हो तो जाकर वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और क्वेश्चन आंसर हैं, उन्हें जाकर अवश्य देखिए और तैयार कर लीजिए अभी से, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत करके हम बना रहे हैं, तो इसके लिए इसको आप यदि तैयार करेंगे तभी आपका फ़ायदा होने वाला है। और बच्चों, यदि भी वीडियो आपको पसंद आए और तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिए, उन्हें भी ये बताइए और दीजिए, जिससे कि उन्हें भी पता चल जाए कि कौन कौन से प्रश्न उत्तर, कौन कौन से न्यूमेरिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह से जो ऐसे हैं, और इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर वगैरह भी हैं, उनसे कौन कौन से ऐसे प्रश्न उत्तर हैं जिन्हें हमें तैयार कर लेना चाहिए पहले ही, और कई बार तब तक रिवीजन हो जाएगा एग्जाम के पहले। चलिए, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। LCR परिपथ, पहला प्रश्न ये है कि LCR परिपथ में प्रतिबाधा और कालांतर के सूत्र का निगमन करना है आपको। तो LCR परिपथ में जो प्रतिबाधा और कालांतर का जो सूत्र होता है उसका निगमन करना है। तो इसमें यह है कि जैसे ये मान लीजिए कि ये एक परिपथ है, तो इसमें ये परिपथ कैसा है, LCR परिपथ। क्यों इसे कहेंगे? क्योंकि देखिए ये L लगा हुआ है, L का मतलब आपका प्रेरक लगा हुआ है। ये जो C है आपका, ये आपका संधारित्र है, और जो ओमीय प्रतिरोध यानी R है, वो ये जो R है वो आपका ओमीय प्रतिरोध है। तो ये आप जानते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों जो हैं वो किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तीनों जो हैं श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में नहीं है, श्रेणी क्रम में है। तो इसलिए ये जो परिपथ है LCR का श्रेणी परिपथ, ये आपका है श्रेणी क्रम में परिपथ। तो कह रहा है कि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा किसी समय प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण निम्न है। तो यहाँ पे जो ये आपका लगा हुआ है, तो ये बोल्ट, तो यहाँ पे जो बोल्ट इसका है, बोल्टता का मान जो है V बराबर V0 साइन ओमेगा t होता है आपका। और यहाँ पे जो L पर जो आपका बोल्टता का मान होगा वो VL होगा, C पर बोल्टता का मान VC होगा, और R पर बोल्टता का मान VR होगा। इसी प्रकार जो XL है आपका, यानी जो प्रेरक है, उस प्रेरक पर जो आपका जो बोल्टता का मान यानी कि जो आपका प्रतिरोध होगा वह आपका XL होगा। जो C पर आपका जो यानी C यानी संधारित्र पर जो आपका प्रतिरोध होगा वो आपका XC होगा, और R पर जो आपका प्रतिरोध होगा वो R है, तो ये R ही रहेगा क्योंकि ये ओमीय प्रतिरोध है, ये R होगा। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इसका यूज आगे होगा। तो ये देखिए आपका V बराबर क्या होता है, कब माना कि एक प्रेरक L लगा है, संधारित्र C है, और ओमी जो प्रतिरोध R है, वह तीनों प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और धारा इधर से ऐसे बहती जा रही है और इधर से ये आ रही है, तो इस तरीके से तो तथा किसी समय प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण निम्न होता है। तो निम्न है कि V बराबर V0 या V0 साइन ओमेगा t होता है। अब देखिए कि अगर हम मान लें कि जैसे कि ये एक मान लीजिए कि आपका ये परिणामी VR हो गया, यानी R जो है आपका ओमीय प्रतिरोध, ये आपका वहाँ पे वोल्टेज कितना हुआ, यानी वोल्टा का मान कितना हो गया, ये आपका परिणामी है। परिणामी कितना हो जाए, जैसे ये देखिए ये आपका VL है और नीचे ये आपका VC है। तो इस तरीके ये रेखा चित्र में VL और ये VC हो गया। तो जो आपका VR यानी जो आपका रिजल्टेंट यानी जो परिणामी वोल्टता का मान होगा वह VL माइनस VC होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे VL माइनस VC जो परिणामी होगा। अब यहाँ से एक रेखा से खींचा जाए, ये थीटा कोण बना रहा है। ये जो V है यानी जो V है वोल्ट था, ये V जो है वह एक थीटा कोण बना रहा है। तो थीटा कोण बन रहा है तो थीटा के सामने का लंब होता है, तो ये कितना हो जाएगा, VL माइनस VC हो जाएगा। और ये आपका जो ये जो है आपका देखिए ये त्रिभुज एक बन रहा है, समकोण त्रिभुज, इसमें ये आपका लंब जो है वह VL माइनस VC हो जाएगा। जो आपका कोण है वह V हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि जो ये आपका आधार है
वो आपका भी आर हो जाएगा, यानी ये भी आर हो जाएगा यहाँ ये वाला। तो ये आपका लंब, ये आधार और ये आपका कर्ण हो जाएगा भी। तो इस तरीके से थीटा कोण जब बन रहा है तो इस तरीके से एक त्रिभुज बन रहा है, जिससे कि आप इस तरीके से मान सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। तो देखिए ओम, इसमें पहले बात करेंगे कि ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होगा कि भी एल का मान जो होगा, यानी जो भी एल का मान होगा, यानी ऊपर वाले में कहिए या इस वाले में कहिए, तो जो उस वाले परिपथ में ये जो भी एल का मान होगा वह भी बराबर क्या होता है, आई, यानी कि धारा गुणे प्रतिरोध होता है। तो ये आपका भी एल के लिए अगर निकालेंगे तो ये आई धारा हो गई, धारा तो एक ही बह रही है, और जो आपका प्रतिरोध होगा वो मैं अभी बताया हूँ ऊपर कि एल जो आपका प्रेरक है उसमें बहने वाला, यानी कि जो आपका प्रतिरोध होगा एल में वह एक्सएल होगा। और इस तरीके से भी बराबर आई और ओम ये आपका प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध की जगह क्या हो गया, एल वाले में एक्सएल हो गया। अब इसी तरीके से सी जो आपका संधारित्र है, उस संधारित्र में जो वोल्टता का मान होगा वो आपका VC है, तो VC बराबर कितना हो जाएगा, आई वही धारा है और इसके बाद XC, मतलब कि C संधारित्र में जो आपका प्रतिरोध है वह XC हो जाएगा। और इस तरीके से आगे अगर भी R में है, हम माने कि यानी कि R जो आपका प्रतिरोध है, यानी भी आर का मान तब कितना हो जाएगा, भी आर का मतलब यानी आर जो आपका प्रतिरोध है, ओमीय प्रतिरोध, उसमें उसकी वोल्टता का मान कितना हो जाएगा, यानी भी आर का। तो भी आर यानी ओमीय प्रतिरोध में आपका वोल्टता का मान, तो भी आर बराबर आई और ये आर, क्योंकि ये तो डायरेक्टली ओमीय प्रतिरोध है। और इनमें यल वाले में बदलना पड़ा है एक्सएल, और सी वाले में भी XC कर देंगे प्रतिरोध की जगह पे। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से जो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा था उसके बारे में जो मैं बता रहा था, इसमें आपका जो है ये आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का वर्ग, ये कर्ण आपका क्या है, भी है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या तो ये भी कर सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब और आधार का जगह बदल दीजिए, क्योंकि प्लस में है तो इधर उधर हो सकता है। तो कर्ण बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग भी कर सकते हैं, बात एक ही है। तो देखिए जैसे हम ले रहे हैं कि कर्ण का वर्ग यानी भी का वर्ग स्क्वायर बराबर, और इसके बाद फिर आधार का वर्ग यानी भी आर का स्क्वायर, फिर लंब का वर्ग यानी भी एल माइनस जो आपका VC है, ये कर्ण है, सॉरी ये लंब जो है ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, VL माइनस VC का। अब जो VL VC और VR का जो मान है वो ऊपर से आप समीकरण 1 2 3 से यहाँ पे रख दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका VR का मान है वो कितना है, IR है, तो IR का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है तो IR का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर VL बराबर आपका क्या है, IXL है, तो VL के जगह पे IXL लिख दीजिए, और VC का मान कितना है तो IXC है, तो IXC इसके मान जगह हो गया, और होल स्क्वायर है सबका, तो इसका भी क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब आगे देखिए कि इसमें अब जो आपका स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर है, तो ये जब ब्रैकेट हटेगा तो ये जो 2 पावर है, घात है, वर्ग है, वो I का भी वर्ग होगा तो I स्क्वायर हो गया, R का भी वर्ग हुआ तो R स्क्वायर हो गया। ये देख रहे हैं आप, तो इसको I सब में से क्या कर लिया गया है, कॉमन ले लिया गया, तो सब का स्क्वायर है। तो ये देखिए I जब इसमें से निकाल देंगे तो ये I कॉमन ले लिया हमने, इन दोनों में से I कॉमन ले लिया। अब तो I कॉमन लेंगे तो ये वर्ग पे था ना, तो इसमें से भी I स्क्वायर निकला और इसमें से भी I स्क्वायर निकला, तो कुल मिला के पूरे में से I हमने कॉमन ले लिया, तो I स्क्वायर आपका निकल के बाहर हो गया। अब बचा क्या, R स्क्वायर, और फिर XL बचा यहाँ पे, तो XL माइनस यहाँ पे XC बचा तो XC हो गया, तो दोनों का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देखिए हो गया। अब ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया, यानी पूरे में से हमने I स्क्वायर कॉमन ले लिया है। अब ये I स्क्वायर पक्षांतर करेंगे इधर चला आएगा, तो इधर गुणे में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, तो भी स्क्वायर के बट्टे में यानी भाग में हो जाएगा, तो I स्क्वायर और बराबर ये जो चीज़ है वो तो आपका ज्यों का त्यों है। अब आगे देखिए कि जो आपका भी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर है, इसको इकट्ठा अगर स्क्वायर के रूप में लिखें तो स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर हटा के एक बार स्क्वायर लगा दिया तो ये होल स्क्वायर हो गया, ताकि ये ब्रैकेट हटे तो फिर स्क्वायर आपका भी पे भी जाए और आई पे भी जाए, ताकि यही फिर आपको मिल जाए। तो इस तरीके से इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बराबर, ये तो आपका मान ज्यों का त्यों है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। आगे देखिए कि जो आपका ये भी क्या है, भी बाई आई बराबर कितना होता है, आर होता है।
आर बराबर वी बाई आई होता है। तो आर किसके बराबर हम कह दे रहे हैं, जेड के बराबर, क्योंकि वो इसमें प्रतिबाधा है। तो प्रतिबाधा मान लेंगे कि वी बाई आई, इसका मतलब हमारी प्रतिबाधा है। तो जेड बराबर आर होता है या आर बराबर जेड। तो इसको हम आर लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे आर लिखा गया, यहाँ पे प्रतिरोध है, तो इसलिए इसको हम क्या कह लेंगे, जेड। तो यहाँ पे जेड कह दिए वी बाई आई, ये भी जेड जो होता है आर के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, जेड लिख दिए, यानी प्रतिबाधा का वी बाई आई का होल स्क्वायर मतलब प्रतिबाधा यानी जेड का भी होल स्क्वायर, यानी वी बाई आई की जगह जेड लिख दिए, तो इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर हो गया, और बराबर ये आपका ज्यों का त्यों आप देख रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि जेड बराबर आर और पूरा बराबर वी बाई आई, यानी जेड बराबर भी वी आई और आर बराबर भी वी आई होगा। अब देखिए प्रतिबाधा जो आपकी है वो प्रतिबाधा यानी जेड को प्रतिबाधा कहते हैं, तो ये स्क्वायर जब जाएगा इधर पक्षांतर करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाता है। 2 जो होता है पावर वो 1/2 हो जाता है, यानी अंडर रूट लग जाएगा, इसी पूरे पे अंडर रूट देखिए लग गया। ये भी आपका प्रतिबाधा का सूत्र हो गया। और जेड बराबर जो ये आपका एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्सएल के जगह ओमेगा एल और माइनस एक्स सी के जगह पे 1/ओमेगा सी लिख देंगे, और इसका होल स्क्वायर आपका हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर है, तो ये भी आपका प्रतिबाधा जेड बराबर फार्मूला एक हो सकता है, और यहाँ पे भी ये भी हो सकता है आपका। तो इस तरीके से आगे, अब आगे जो है आपका कालांतर जो है आपका, वो कालांतर भी निकालना है, तो tan फाई बराबर होता है कालांतर tan फाई बराबर वी एल माइनस वी सी बाई वी आर होता है। तो अब वी एल का मान आपको पता है, और वी सी का भी मान आपको पता है, और वी आर का भी मान आपको ओम के नियम से आप निकाले हैं, वही आप आई एक्सएल वी एल के जगह और वी सी की जगह आई एक्स सी और वी आर की जगह आई आर लिख देंगे, और आई कॉमन ले लेंगे सब में से, ऊपर में से आई कॉमन ले लिया आपने, तो बचा क्या, एक्सएल माइनस एक्स सी आपका बचेगा। तो आई से आई आपका ये आई से आई आपका ये कट गया, ठीक। तो आई से आई कट गया तो बचा क्या, एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर tan फाई बराबर। तो ये भी आपका फार्मूला हो सकता है कालांतर का, और ये भी एक फार्मूला होगा कि एक्स एल को अभी हमने क्या लिखा था, डब्ल्यू एल, और एक्स सी को क्या लिखा था, 1/WC। तो एक्स एल की जगह WL और एक्स सी की जगह 1/WC रख दिया, और माइनस का माइनस है और बाई आर है तो बाई आर इसमें हो गया। ये भी एक आपका कालांतर का फार्मूला होगा। अब देखिए ये LCR परिपथ के लिए था, LCR परिपथ के लिए। अब बात आपको बता दें कि यदि आपका परिपथ कैसा हो, LR परिपथ हो, तो Z बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल एक्सएल का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स सी उसमें से निकल जाएगा, ये सी इसमें नहीं है, सी निकल जाएगा। और अगर tan फाई का मान LR परिपथ में निकालना है जिसमें सी न हो, तो W ये आपका एक्सएल माइनस एक्स सी, तो सी नहीं रहेगा तो क्या बचेगा, एक्सएल बाई आर बचेगा, तो एक्सएल बाई आर होगा। तो इस तरीके से आप समझ जाएं LCR परिपथ के लिए ये है जेड और tan फाई यानी कालांतर और प्रतिबाधा का मान, और ये आपका LR परिपथ के लिए है जेड और यानी जेड का मतलब प्रतिबाधा और tan फाई का मतलब कालांतर का मान। अब चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो होता है वो आप देखिए, जैसे सबसे पहले हम इससे समझते हैं कि ये जो आपका ऊंचाई है इसकी, ये इसकी जो ऊंचाई है, और यहाँ पे आप गर्त देख रहे हैं, फिर श्रृंग और गर्त देख रहे हैं, तो इस तरीके का जो आपका ग्राफ बनाया गया है, इस ग्राफ में जो धारा आपकी बहेगी वो I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होगी। धारा का समीकरण कितना होगा, I बराबर आई नॉट यानी I0 भी कह सकते हैं साइन ओमेगा टी होगा। तो इसमें जो आई नॉट है वो क्या है, ये जो आई नॉट यही आपकी ऊंचाई है, अधिकतम मान जो इसका है, यानी धारा का अधिकतम मान, यानी आई नॉट जहाँ है, ये आई नॉट को आप क्या कर सकते हैं, महत्तम मान कर सकते हैं, शिखर मान कर सकते हैं, उच्चतम मान कर सकते हैं, अधिकतम मान कर सकते हैं, लेकिन किसका, धारा का, यानी धारा का महत्तम मान, धारा का शिखर मान, धारा का उच्चतम मान, धारा का अधिकतम मान, ये सब इसको आप कर सकते हैं आई नॉट के। तो इस तरीके से आई नॉट को ये इतना कुछ कर सकते हैं। और आगे फिर जो है ये आपका पूछा है कि किसे कहते हैं, तो इसको देख लीजिए
कि जो आपका प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसका फार्मूला क्या होता है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के मूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। यानी आपका डेफिनेशन जो है यहाँ से ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। अब इसके बाद तो यही है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, ये हो गया। लेकिन मेन आपका क्या क्या पॉइंट है इसमें कि प्रत्यावर्ती धारा यानी आई तो आप देख रहे हैं, और इसी आई के वर्ग, तो आई का वर्ग आप देख रहे हैं, आई का वर्ग हो गया प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग के माध्य, माध्य मतलब ये आपका जो बार लगा हुआ ये आपका माध्य हो गया, माध्य के मूल को, मूल मतलब ये आप अंडर रूट, तो ये आप देख रहे हैं वर्गमूल, तो मूल को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, यानी IRMS कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान को किससे प्रदर्शित करते हैं, IRMS से प्रदर्शित करते हैं। तो IRMS किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के मूल को ही, यानी वर्गमूल को ही आप क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS कहते हैं। तो इस तरीके से जहां IRMS आपकी क्या है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान है, ठीक ना, ये आपका, यानी इसे आप कह सकते हैं कि R का मतलब रूट, M का मतलब स्क्वायर ऑफ S, तो आप मीन, M का मतलब मीन और S का मतलब स्क्वायर ऑफ किसका, करंट मतलब धारा का, तो रूट मीन स्क्वायर यानी RMS ऑफ करंट यानी धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये IRMS का मतलब होगा। तो ये आप जान गए कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये आप जान गए। और इसमें I0 क्या है, इसे कई तरीके से आपको कह सकता है, तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें देखिए बच्चों, ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS और शिखर मान, महत्तम मान, अधिकतम मान, तो इसमें क्या संबंध होता है, यानी इन दोनों में, यानी IRMS और I0 में यानी I0 में क्या संबंध है। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि IRMS बराबर क्या होता है, अंडर रूट I स्क्वायर का बार, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग का माध्य का मूल यानी वर्गमूल, तो ये होता है। और I बराबर आप अभी जाने हैं कि समीकरण एक था कि I यानी धारा का समीकरण क्या होता है, I0 साइन ओमेगा टी, तो इसके जगह पे आप क्या लिख देंगे, I बार के जगह पे I0 साइन ओमेगा टी, और जो ये आपका मीन का जो ये माध्य का जो चिन्ह है बार, और ये इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इस पे बार लगा है तो बार ये यानी एक माध्य का चिन्ह, और इसके बाद वर्गमूल का ये चिन्ह है अंडर रूट, तो ये अंडर रूट हो गया। अब आप देखिए कि जब इसका स्क्वायर हटेगा यानी ये ब्रैकेट हटेगा तो स्क्वायर अंदर आएगा, तो I0 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी यानी साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये ओमेगा टी का मतलब तो ये आपका कोण है, ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर मत कर दीजिएगा कभी, ये साइन का केवल स्क्वायर होगा, यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बाकी देखिए आपका ये मीन का आपका है ही माध्य का चिन्ह, और ये वर्गमूल का भी आपका लगा हुआ है वो भी है। अब आगे एक बात आप जान लीजिए कि जो आपका साइन थीटा बराबर होता है, यानी साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी, तो जहाँ जहाँ थीटा रहेगा वहीं पे ओमेगा टी लिख देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। तो थीटा की जगह डब्लू ओमेगा टी है, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह कॉस 2 थीटा की जगह क्या हो जाएगा, यानी थीटा की जगह पे ओमेगा टी कर देंगे। तो यही साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है वहीं पे थीटा की जगह केवल ओमेगा टी कर दिया गया, ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का। तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो थीटा की जगह ओमेगा टी है तो यहाँ पे ओमेगा टी हो गया, और बाकी I0 का स्क्वायर है तो इसका भी हो गया, और ये माध्य का चिन्ह तो ये भी हो गया, IRMS बराबर। तो ये आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला इसका हुआ। अब इसको जो है इसमें क्या होता है कि एक अगर पूर्ण चक्कर के लिए, एक पूर्ण चक्कर के लिए यानी एक पूरा पूरा अगर चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर पूरा, तो cos 2 ओमेगा टी का आपका मान जो होता है वो 0 होता है, यानी इसका मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसका मान 0 हो जाएगा तो ये आपका खत्म हो जाएगा, तो इसको बाई 1 कर लेंगे, तो इस तरीके से क्या होगा,
इसको बाई 1 कर लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 1/2 आपका बचेगा। यहाँ पे अब इसका मान 0 हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, केवल 1/2 बचेगा। ये आई नॉट का स्क्वायर है ही, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 जब हो जाएगा तो यहाँ पे 1/2 केवल बचेगा ब्रैकेट के जगह पे। तो अब क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई आई नॉट 0 में, तो जब हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, आई नॉट का होल आई नॉट स्क्वायर, ये आपका 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे चला आया, और बाई 2 है तो बाई 2 देखिए हो गया, और मीन का चिन्ह देखिए अभी लगा हुआ है, अंडर रूट वही लगा हुआ है। अब अंडर रूट का चिन्ह आपका हट जाएगा, कैसे, अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट का जब हटाएंगे तो 1/2 पावर आएगा, तो 1/2 जब पावर आएगा तो आई नॉट स्क्वायर के ऊपर अगर 1/2 आएगा तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मतलब घात का घात में गुणा हो जाता है, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो आई नॉट केवल बचेगा। और जब 2 पे आएगा 1/2, तो 1/2 का मतलब हमने कहा था कि 1/2 जब आता है इसका मतलब इसे अंडर रूट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जब 2 पे आएगा वो अंडर रूट हटेगा तो 1/2 इस पे भी आएगा, तो 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, तो ये देखिए अंडर रूट में हो गया 2। अब बात यह है कि यह भी एक फार्मूला हुआ IRMS यानी कि वर्ग माध्य मूल मान, और आई नॉट यानी शिखर मान, महत्तम मान, अधिकतम मान में आपका संबंध हो गया, ये भी एक संबंध हो गया। इसे आप प्रत्यावर्ती धारा का भी संबंध कर सकते हैं। अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा का भी ये आपका फार्मूला हो गया IRMS, और यहाँ पे अंडर रूट 2 का मान आप जो होता है, जो आपके अंडर रूट 2 का मान होता है वो कितना होता है 1.414, तो ये अंडर रूट की जगह 2 की जगह क्या रख दिया गया 1.414 रख दिया। अब ये 1.414 इसका मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आई नॉट, और ये यहाँ कुछ नहीं तो 1/1.414 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं। इसको अगर आई नॉट को अलग करें यहाँ से तो 1 इतना हो जाएगा। अब देखिए इससे जब इसमें भाग देंगे तो 0.707 हो जाएगा, और ये आपका जो आई नॉट है वो आपका हो जाएगा। ये एक फार्मूला आपका बनेगा, यानी एक संबंध बनेगा किसमें, वर्ग माध्य प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में आपका संबंध, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब उसी का संबंध है। अब आगे देखिए कि अगर बोल्टता का संबंध अगर निकालना हो, ये तो धारा का प्रत्यावर्ती धारा के प्रति है शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान में अंतर, ये संबंध, लेकिन यहाँ पे प्रत्यावर्ती बोल्टता का अगर निकालना हो संबंध, तो वहीं पे जहाँ पे आई है धारा है वहीं पे भी ले हो जाएगा, यानी बोल्टता हो जाएगा, यानी VRMS बराबर V0/√2, या तो √2 का मान रख दीजिए, फिर उसी तरीके से क्या हो जाएगा, जहाँ आई है वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रत्यावर्ती बोल्टता का संबंध हो जाएगा, और ऊपर प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों में आपका संबंध पता चल गया। तो हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और ये पसंद आने से केवल नहीं होगा, ये आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसे उतनी ही तेज़ी से आपको तैयार भी करना चाहिए जितनी जल्दी आपको ये समझ में आया है, और ये जितनी जल्दी आपको बताया गया है कि ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। तो पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाके वगैरह खोज के उसमें से, और इसके बाद फिर ये जो अब बता रहे हैं उसको भी, और फिर आगे जो भी बताएंगे उसको भी आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। धन्यवाद।